करेंगे पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की, पॉइंट या पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसके साइज़ के कंपेयर में। एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ़ डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स साइज़। तो जैसे अगर एग्जांपल देखें हम, अर्थ का जो डायमीटर है वो वेरी स्मॉल है इसके रेडियस के कंपेयर में। किसके रेडियस के? अर्थ का जो पाथ है सन के अराउंड, क्योंकि अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है, तो उस पाथ का जो रेडियस है उसके कंपेयर में अर्थ का जो डायमीटर है दैट इज़ वेरी स्मॉल। तो अर्थ को हम क्या कंसीडर करते हैं? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। ऐसे ही अगर एक बस जो है वो मान लो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और बस के जो साइज़ है, बस की जो लेंथ है वो फ्यू मीटर्स में होती है, 10 मीटर तक हो सकती है। तो मीनिंग क्या है? बस जो है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है किसके कंपेयर में? जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है। एक्चुअल में पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम क्यों कंसीडर करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट? हम सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट अपने कुछ प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए, मीनिंग एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, ईजी बनाने के लिए प्रॉब्लम्स को हम कंसीडर करके चलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट का केस। तो इसके बाद हमारे पास होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? देखो, रेफरेंस पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। रेफरेंस पॉइंट था हमारा एक फिक्स पॉइंट जिसके विद रिस्पेक्ट में हम जो है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं, उसका एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें जो है हम फाइंड आउट करते हैं। तो उस फिक्स पॉइंट को हमने नाम दिया था रेफरेंस पॉइंट का। अब यहाँ पे आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है एक 3 परपेंडिकुलर एक्सिस जो हम लेते हैं, सपोज करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का जो हम सेट लेते हैं, और जो एक्सिस कहाँ से पास होती है? किसी एक पॉइंट से पास होती है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओ को लिखा ओरिजिन। तो ये 3 एक्सिस का जो सेट है, जिसका जो एक किससे पास होते हैं? एक सिंगल पॉइंट से पास होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन वो पोजीशन है जहाँ पर हम सपोज करते हैं किसको? ऑब्जर्वर को। भाई अगर हम ये सपोज करें, हम एक 3 एक्सिस का सेट ले जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ एक्सिस, और ये कंसीडर करें सेंटर पर इसके एक ऑब्जर्वर जो है क्लॉक के साथ बैठा हुआ है, यानी कि वो टाइम भी नोट कर रहा है साथ में। तो ये जो 3 डायमेंशनल सिस्टम बनेगा, रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ एक्सिस बनेगा विद ऑब्जर्वर हैविंग ए क्लॉक इन हिज हैंड एंड इन द एट द पोजीशन ऑफ ओरिजिन। दिस सिस्टम इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं टाइम के साथ। एक्स एक्सिस से वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, वाई से वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, जेड एक्सिस से उसका डिस्टेंस क्या रहेगा। तो ऐसे रेक्टेंगुलर सिस्टम को हम बोलते हैं क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो डेफिनेशन कर सकते हैं हम इसकी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या आएगा? ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं एक्स वाई जेड को, कोऑर्डिनेट एक्सिस attached to an observer having a clock with him, with respect to which, WRT लिख देते हैं शॉर्ट में, with respect to which observer can describe ऑब्जर्वर डिस्क्राइब कर सकता है पोजीशन को, पोजीशन, और भी काफ़ी टर्म्स हम कंसीडर कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन ले सकते हैं, एटसेट्रा, ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट।
सिंपल सी बात है, रेफरेंस फ्रेम क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम होता है जिसमें एक ऑब्जर्वर जो है वो क्लॉक के साथ है ओरिजिन पे, और जिसके विद रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है वो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, डिस्प्लेसमेंट को, एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को क्या कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है, उसको फाइंड कर सकता है। तो इसको बोलते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब करते हैं टाइप कितने होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको रेफरेंस फ्रेम भी बोल देते हैं हम। तो दो तरह का होता है, टू टाइप है इसके। फर्स्ट है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और सेकंड टाइप जो है नॉन इनर्शियल। देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं जो न्यूटन फर्स्ट लॉ को ओबे करता है। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस which obey Newton's first law ऑफ मोशन। यानी कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जो फ्रेम ओबे करता है उसको बोलते हैं हम फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर इसमें एग्जांपल चेक करें हम, पर्सन इन ए बस एट रेस्ट, एग्जाम्पल जो है, अगर इसका एग्जाम्पल देखें हम, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए पर्सन, इन ए बस एट रेस्ट। मीनिंग अगर एक पर्सन बस के अंदर बैठा हुआ है और बस किस पे है, रेस्ट पे है, तो उस पर्सन से जो रेफरेंस फ्रेम अटैच होगा उस फ्रेम को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि ए बॉडी, मीनिंग न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करते तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब तक। यानी कि बस अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। तो इस ऐसे में जो बस है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ओबे कर रही है, तो इसका मीनिंग ये जो फ्रेम बनेगा, ये कैसा फ्रेम बनेगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा। या फिर बस जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करते अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये भी हम कह सकते हैं। ये भी कैसा फ्रेम अटैच होगा, यहाँ पे भी इनर्शियल फ्रेम ही अटैच होगा। तो मीनिंग बस चाहे रेस्ट पे हो या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती हो किसी स्ट्रेट लाइन में, तब फ्रेम जो आएगा वो कैसा आएगा, पर्सन के साथ जो फ्रेम अटैच होगा दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल मीनिंग ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ओबे नहीं करता है, विच डू नॉट ओबे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
या हम ये भी कह सकते हैं एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम जो एक्सीलरेटेड है। देखो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। फ्रेम ऑफ ये जो इनर्शियल फ्रेम था उसमें हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगा दिया, यानी कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है या फिर रेस्ट पे है, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन नहीं था, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर ऑब्जेक्ट जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ओबे नहीं करता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सीलरेटेड है, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं यहाँ पे कैसा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके भी हमारे पास कुछ एग्जांपल है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अटैच्ड होता है किसी मूविंग किसी पर्सन के साथ जो एक बस के अंदर मूव करता है और वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, यानी कि बस जो है वो एक्सीलरेटेड है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। तो एग्जांपल अगर देखें हम इसका, नॉन इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल है हमारे पास ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस attached to a person in a bus moving with non-uniform speed। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, या वेरिएबल वेलोसिटी भी लिख सकते हो आप इसको, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड लिख लो या वेरिएबल वेलोसिटी लिख लो, वेरिएबल वेलोसिटी अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। ये एग्जाम्पल हो गया किसका, नॉन इनर्शियल फ्रेम का। ऐसे ही अर्थ, हमारी जो अर्थ है, हमें पता है अर्थ जो है वो सन के अराउंड ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व हुआ है। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट हम सर्कुलर मान के चलते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एंड इस रोटेशनल मोशन के साथ साथ इसका स्पिनिंग मोशन भी है अपने ही एक्सिस के अराउंड। तो जिसकी वजह से अर्थ की जो वेलोसिटी है वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है, यानी कि ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ को अर्थ जो है वो ओबे नहीं करती है। इसलिए जो अर्थ के साथ, जो पर्सन के साथ अर्थ के अर्थ के ऊपर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड है, ऑब्जर्विंग द थिंग्स आउटसाइड द अर्थ, जब हम अर्थ के ऊपर हैं और अर्थ से आउटसाइड की जो है थिंग्स उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो ये फ्रेम जो बनेगा ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा। मीनिंग अर्थ का स्पिनिंग और रोटेशनल मोशन की वजह से अगर हम किसी पर्सन के साथ एक रेफरेंस फ्रेम अटैच करते हैं, कब, जब पर्सन कहाँ पे है, अर्थ पर, और हम ऑब्जर्व करते हैं आउटसाइड की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, तो अर्थ जो है एक ऐसा फ्रेम बन जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। बट अगर हम मोशन ऑब्जेक्ट का किसी ऑब्जेक्ट का मोशन अर्थ के ऊपर ही चेक करें, तो वो जो है अर्थ कैन बी टेकन एट रेस्ट, तब हम अर्थ को क्या कंसीडर करते हैं कि अर्थ रेस्ट पे है। देन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए पर्सन ऑन द अर्थ इज टेकन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीनिंग क्या है, अर्थ जो है, अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम भी है और नॉन इनर्शियल फ्रेम भी है। अर्थ इज टेकन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम when observer is on the earth and observing the things outside द अर्थ। ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम का। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। नॉन इनर्शियल फ्रेम, जो पर्सन के साथ जो फ्रेम अटैच होगा वो कैसा होगा, नॉन इनर्शियल।
बट अगर पर्सन ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है और वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर ही है, तब जो उस ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जब हम कंसीडर करेंगे अर्थ को, तो अर्थ स्टेशनरी होगी। तो इसका मीनिंग अर्थ जो है उस टाइम पे हम कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ को कंसीडर करेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हमारे पास आता है टाइप ऑफ मोशन। मोशन के वैसे तो हम मोशन के कई टाइप पढ़ चुके हैं, बट अब हम मोशन के डायमेंशन के बेस पे मोशन के कितने टाइप होते हैं वो पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, देखो हमने रेफरेंस फ्रेम की बात की है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की है, 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं एक्स, वाई एंड जेड। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, मान लो ऑब्जेक्ट मूव करता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस हम जो है सिर्फ कहाँ पे नोट करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग ही नोट करेंगे। यानी कि हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। मान लो पी पॉइंट तक, ओ से लेके पी पॉइंट तक पाथ की लेंथ एल आती है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। मीनिंग क्या है, वन डायमेंशनल मोशन क्या होगा, ऐसा मोशन किसी ऑब्जेक्ट का जिसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, या उसकी पोजीशन में जो चेंज आता है टाइम के साथ उस चेंज को स्पेसिफाई करने के लिए अगर कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की, तब हम बोलते हैं जो मोशन होगा वो वन डायमेंशनल मोशन होगा। वन डायमेंशनल मीनिंग वन कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है। तो एग्जांपल अगर करें हम इसके, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है, किस में मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में, उसका मोशन हम अगर रेक्टिलिनियर मोशन लेते हैं, लीनियर मोशन लेते हैं, तो ये एक एग्जांपल हो जाता है वन डायमेंशनल मोशन का। जब कोई ट्रेन स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पर मूव करती है, मोशन ऑफ ए ट्रेन, ऑन ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। वर्टिकल मोशन ऑफ ए स्टोन, जब कोई पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है वर्टिकली, तो वो भी कैसा मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है। तो बहुत सारे एग्जांपल हम जो है यहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन के ले सकते हैं। स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच कर दें, स्प्रिंग के साथ यहाँ पे एक मास अटैच कर दें, स्प्रिंग एक मास अटैच कर दें और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ हम पुल करके इसको छोड़ दें, तो ये ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करेगा मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो। तो ये भी एक तरह का किस तरह का मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन का ही टाइप है। तो वन डायमेंशनल मोशन आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कि कितने की ज़रूरत है, इफ़ वन कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड, to specify the change in position, या पोजीशन भी कह सकते हो, चेंज इन पोजीशन विद टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है। सेकंड आता है हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन। नाम से पता लगता है टू डायमेंशन की दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है। मीनिंग क्या है, इफ़ टू कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, अगर टाइम के साथ ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है और पोजीशन चेंज इन पोजीशन को दिखाने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है, तो हम टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं ऐसे मोशन को। अब जैसे अगर मैं सपोज करूं कोई, ये हमारे पास एक्स है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस,
ऑब्जेक्ट मान लो फ्लोर के ऊपर, मान लो कोई भी इंसेक्ट है वो फ्लोर के ऊपर मूव करता है, ठीक है, तो उसका जो मोशन आएगा वो कैसा मोशन होगा, 2 डायमेंशनल मोशन होगा। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल हम इसके ले सकते हैं। तो ऐसे में हमें मान लो कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम यहाँ दिखाएंगे एक्स वाई यानी कि प्लेन के अंदर दिखाएंगे, 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर, और इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस से भी दिखाएंगे और वाई से भी दिखाएंगे। वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आएगा इसको एक्स डिस्टेंस बोलेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है, और ओरिजिन से, और ये डिस्टेंस जो आएगा ये क्या आएगा, वाई। अब हमें 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है एक्स और वाई की। आर से हम इसकी पोजीशन दिखाएंगे, तो आर जो है, आर कॉम्बिनेशन आया कि इसका एक्स का और वाई का। यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दिखाने के लिए, यानी कि पी को हम कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे एक्स कोमा वाई ऐसे डिनोट करेंगे पोजीशन को हम, पी एक्स वाई 2 कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, तो इसका मीनिंग मोशन जो है वो कैसा है, 2 डायमेंशनल मोशन है। थर्ड वन लेके चलते हैं हम, 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन क्या हो जाएगा फिर, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को टाइम के साथ दिखाने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है, 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है, तो मोशन कैसा हो जाएगा, 3 डायमेंशनल मोशन। तो एग्जाम्पल जो है 3 डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे, काइट फ्लाइंग, काइट फ्लाइंग जो है मीनिंग अगर हम काइट फ्लाई करते हैं, पतंग उड़ाते हैं कोई, तो पतंग की जो पोजीशन को हमें स्पेस के अंदर, जब किसी पॉइंट के पोजीशन को हमें स्पेसिफाई करना है तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है। ऐसी गैस के मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एरोप्लेन का जो मोशन है, बर्ड का जो मोशन है, मीनिंग स्पेस के अंदर जो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो 3 डायमेंशनल मोशन होता है। उसके लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे में पॉइंट पी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 कोऑर्डिनेट का जरूरत करेंगे, एक्स वाई और जेड का। यहाँ पे पॉइंट पी की पोजीशन के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट यूज हुआ है, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट यूज हुए हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट। तो इन कोऑर्डिनेट से भी हम आइडिया लगा सकते हैं मोशन 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल मोशन है। तो ये होगी हमारे पास मोशन की टाइप। तो नेक्स्ट जो हम फिजिकल क्वांटिटी जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, तो 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास होती है। हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटीज़, ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारे पास, अगर इसके टाइप देखें हम, 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास होती है, स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी हम ऐसी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं, एक क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एंड नो डायरेक्शन, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस है, स्पीड, ठीक है, ये जो क्वांटिटीज है एक ऐसी क्वांटिटी हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज है। और जबकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, एक क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो मैग्नीट्यूड क्या, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और अगर उसके साथ डायरेक्शन भी असाइन है तब ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बट वेक्टर क्वांटिटी, अब देखो स्केलर जो क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी जो है वो ओबे करती हैं, स्केलर क्वांटिटी ओबे करते हैं किसको, लॉ ऑफ एल्जेब्रा, नॉर्मल लॉ ऑफ एल्जेब्रा जो हम लेते हैं उनको ये ओबे करती है। मीनिंग हम इनको एल्जेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग ऑर्डिनरी लॉज ऑफ एल्जेब्रा। समझ आया, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीनिंग सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन जिसकी नहीं होती।
और ये लॉ ऑफ अलजेब्रा को अगर हमें इनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा को ये ओबे करती हैं। अलजेब्रा के जो है ऑर्डिनरी लॉ जो है, मीनिंग स्केलर क्वांटिटी को क्या किया जा सकता है, इनको ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो ये सारे ऑपरेशन जो है, जो अलजेब्रा के जो ऑपरेशन है, ये इनके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। बट वेक्टर क्वांटिटीज़ की अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें, क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं। दो वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट वेक्टर्स जो होते हैं ये लॉ ऑफ, ये नॉर्मल जो है हमारे लॉ, ऑर्डिनरी लॉ को अलजेब्रा के ओबे नहीं करेंगे, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ही ओबे करते हैं। मीनिंग क्या है, कुछ लॉज है हमारे पास, जैसे हम पढ़ेंगे आगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ऐसे ही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, और एक हम पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ। ये जो वेक्टर्स लॉ को ही ओबे करते हैं, मीनिंग ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है, जिसकी डायरेक्शन है, और जिनको हम ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा जिनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इनके लिए हमें वेक्टर्स लॉ ऑफ अलजेब्रा जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, जैसे ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। तो वेक्टर जो क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ईजिली, लेकिन हम किसका यूज़ करेंगे, इसके लिए हम जो है लॉज ऑफ वेक्टर्स का यूज़ करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो नोट करने की है कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उनको डिवीजन, हम इनका एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर जो है, इट इज़ नॉट ए वैलिड ऑपरेशन इन वेक्टर अलजेब्रा। मीनिंग वेक्टर अलजेब्रा के अंदर जो डिवाइड करते हैं हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से, ये एप्लीकेबल नहीं है, इसका कोई लॉ जो है वेक्टर अलजेब्रा के अंदर ऐसा कोई ऑपरेशन ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज द डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाई ए डायरेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। किसी भी वेक्टर को उसकी डायरेक्शन से हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो वेक्टर को लिखने का तरीका है, हाउ टू राइट ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का एक तरीका है हमारे पास। कैसे हम इसको राइट करेंगे, मान लो वेलोसिटी को राइट करना है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं वेलोसिटी, हम उसका सिंबल यूज करेंगे वेलोसिटी, और ऊपर एक एरो लगा देंगे। ये जो एरो हमने लगाया है इसकी एक टेल होती है और दूसरा इसका हेड है। ये जो एरो हमने लगाया है ये हमें क्या शो करता है, इसकी डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमें। जो टेल है, टेल हमें इनिशियल पोजीशन की, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और ये इसका फाइनल पॉइंट बोलते हैं इसको हम। तो ये हमें डायरेक्शन देता है। अगर मान लो मैंने किसी भी डिस्प्लेसमेंट में चेक कर रहा हूँ, मान लो ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, ए से बी, और ए स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ए से बी तक का डिस्टेंस हमें पता है और साथ में डायरेक्शन भी पता है। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ए बी, इसके ऊपर हम वेक्टर लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अभी हम करेंगे डिस्कस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। मीनिंग ए जो है इनिशियल पोजीशन है, बी जो है फाइनल। तो ये वेक्टर जो ऊपर लगाया हमने, ये एरो जो ऊपर लगाया, ये क्या शो करता है कि ऑब्जेक्ट ए से किसकी तरफ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है। या फिर हम बोल्ड लेटर्स का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। बट अगर हम किसी भी वेक्टर जैसे वेलोसिटी लिखा है, इसके हम यहाँ पे मॉडुलस लगा दें, तो ये जो मॉडुलस ऑफ वी आएगा, ये मॉडुलस ऑफ वी जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो मीनिंग क्या है कि अगर हम
मॉडुलस का मीनिंग क्या है? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। मॉडुलस का मीनिंग पॉजिटिव वैल्यू, मीनिंग उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है किसको? स्केलर क्वांटिटी को। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का, वेलोसिटी का मॉडुलस ले लेते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा भी, यानी कि ये क्या आ जाएगी? हमारे पास स्पीड आ जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी का अगर मॉडुलस ले लेते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? स्पीड के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे हम जो है वेक्टर क्वांटिटी से स्केलर क्वांटिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर क्या लगाया जाता है? एक एरो लाइन लगाई जाती है, और जिसकी एक टेल होती है, टेल को हम बोलते हैं उसका ओरिजिन, ये उसका इनिशियल पॉइंट, और एक हेड होता है, हेड को हम बोलते हैं उसका फाइनल पॉइंट। ठीक है, टर्मिनस पॉइंट कह सकते हैं हम इसको, मीनिंग हेड को हम बोलते हैं टर्मिनस, यानी कि वहाँ पे जाके वो टर्मिनेट हो गया वो, और इसको बोलते हैं उसको ओरिजिन, क्योंकि वो यहाँ से ओरिजिन हुआ था टेल से उसका। तो ये हमारी वेक्टर नोटेशन हो गई है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका सिंबल लिख करके उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? एरो लगाते हैं। तो इसके बाद हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साथ साथ डिस्कस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी पाथ लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट भी पाथ लेंथ है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मीनिंग समझना है डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस जो है एक्चुअल पाथ की लेंथ को बोलते हैं, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट between initial and final position। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एक्चुअल पाथ की लेंथ आएगी। और जबकि डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ चुके हो 9th क्लास में, वही चीज़ हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इसी के बेस पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जब हम मान लो एक ऑब्जेक्ट ए से मूव करता है स्ट्रेट लाइन पाथ में, फिर वो बी पे जाता है, बी से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके मान लो सी पोजीशन पे जाता है, सी पोजीशन पे, और सी से वो वापस मान लो ए पोजीशन पे आ जाता है। ए से बी गया, बी से सी गया, सी से वापस ए पोजीशन पे आ गया। इस तरह से वो मूव करता है। तो यहाँ पे अगर मैं फाइंड आउट करूँ, डिस्टेंस निकालता हूँ सबसे पहले, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या आएगा? एक्चुअल पाथ की लेंथ आएगी। मीनिंग वो पहले ए से बी गया, ए से कहाँ गया? बी, तो पाथ की लेंथ आ जाएगी ए बी। फिर वो बी से कहाँ गया? सी, तो पाथ की लेंथ आ जाएगी बी सी। और फिर वो सी से वापस कहाँ पे आया? ए पे। मीनिंग ए से गया और ए पे ही वापस आ गया। तो 3 अलग अलग पाथ उसने ट्रैवल किए। अगर मैं सपोज करूँ ये 5 मीटर का डिस्टेंस है, और ये भी 5 मीटर का डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है ये मान लो हम कुछ भी मान लेते हैं इसको, मान लो ये 7 मीटर का डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है। तो टोटल जो डिस्टेंस आएगा 5 + 5 + 7, हमारे पास कितना आएगा? 5 + 5 + 7। मीनिंग ऐड करके ये जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा ये कितना आ जाएगा? 17 मीटर। मीनिंग इनिशियल और फाइनल, इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल भी यही है। तो वो घूम के आया है यहाँ से तो वापस यहाँ पे, तो एक्चुअल पाथ जो उसने कवर किया है वो 17 मीटर का कवर किया है। तो यहाँ पे ये आ गया इसका डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट अगर निकाले, डिस्प्लेसमेंट, अब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस आएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे क्या? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया।
ऐसे ही अगर हम सर्कल का केस लेके चलें, मान लो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में, का ये हम इसके डायमीटर लगा देते हैं 2। ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से चलता है बी पोजीशन तक जाता है, यहाँ से इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की ए और फाइनल पोजीशन क्या है बी, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस ए बी जो डिस्टेंस आएगा ये किसके इक्वल आएगा। देखो ये सर्कल का अगर मैंने ये सपोज किया हुआ है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे है, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये यहाँ तक का इस आर्क की लेंथ के इक्वल आएगा। डिस्टेंस कितना आएगा, ए बी आर्क की जो लेंथ आएगी इसके इक्वल आएगा। आर्क लेंथ निकालनी पड़ेगी हमें, तो 2 पाई आर पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, और जबकि यहाँ पे इसका एक क्वाड्रेंट ही कवर किया है तो डिवाइड बाई 4, तो मीनिंग पाई आर डिवाइड बाई 2 डिस्टेंस वो कवर करेगा। 2 से 2 पे ये कैंसिल हो जाएगा ना, पाई आर बाई 2 इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। अगर रेडियस मीटर में है तो ये मीटर में आ जाएगा डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, इसके लिए हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखो जो शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ आएगी वो ये स्ट्रेट लाइन पाथ आएगा ए से बी, तो ए से बी अब हमें लाइन कंसीडर करनी पड़ेगी। ये अगर डिस्प्लेसमेंट निकाले ए बी, तो ए से बी हम इसको ऐसे राइट करेंगे ए बी, और ये जो आएगा यहाँ पे ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो हमें ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ट्रायंगल के अंदर एक तरह से। तो ये क्या आएगी हमारे पास, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये 2r स्क्वायर स्क्वायर रूट, और यहाँ पे रूट 2 इंटू आर हम इसको राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो मीनिंग डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से अलग आता है। बट अगर मैं ये कंसीडर करूँ ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और वो ए से वापस एक पूरा रोटेशन लेके वापस ए पे आ जाता है, तब उसका डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस कितना आएगा फिर 2 पाई आर हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक कंप्लीट रोटेशन में, डिस्टेंस 2 पाई आर हो जाएगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि पूरा रोटेशन जब वो लेगा उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन कंसाइड कर रही है, तो फाइनल पोजीशन में से अगर इनिशियल पोजीशन को माइनस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इम्पोर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर सकते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर हम इनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस निकालते हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का गिवन टाइम इंटरवल के अंदर एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जबकि डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो डिफरेंस चेक करते हैं डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो है ये एक्चुअल पाथ लेंथ है, एक्चुअल पाथ लेंथ, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो होती है ये पाथ पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड करता है। और जबकि डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डिस्प्लेसमेंट डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। मीनिंग के 2 पॉइंट है सेम,
दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अलग हो सकता है। ऑब्जेक्ट अगर इस पाथ के अलोंग आता है, मीनिंग इस कर्व के अलोंग आता है, या किसी अनदर कर्व के अलोंग आता है, इस कर्व के अलोंग आता है, मीनिंग क्या है, किस पाथ के अलोंग वो आएगा उस पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस। शॉर्ट पाथ से आएगा डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा, लॉन्ग पाथ से आएगा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लॉन्ग। जबकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल ए और बी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ के लॉन्ग आए। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ना कि उसके पाथ की शेप पे। लेकिन डिस्टेंस जो है पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ 1 से आता है ऑब्जेक्ट, पाथ 2 से आता है या पाथ 3 से आता है। 1 से आएगा डिस्टेंस कम होगा, 2 से आएगा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 3 से आएगा तो पाथ यानी कि डिस्टेंस जो है वो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट चाहे ऑब्जेक्ट पाथ ए से ट्रैवल करे, चाहे बी से करे, चाहे 1 से करे, चाहे 2 से करे, चाहे 3 से करे, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा, सेम। यानी कि ये डिपेंड नहीं करेगा पाथ के ऊपर, ये पाथ कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। और डिस्टेंस जो होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, नेवर जीरो, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, जबकि ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए मूव कर रहा है तो हम उसको पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं। बट अगर ऑब्जेक्ट जो है वापस आ जाए अपनी डायरेक्शन चेंज करके और ओरिजिन को कवर कर जाए, तब उसका डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी हमारे पास है। डिस्टेंस जब भी कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है तो वो हमें पाथ की इन्फॉर्मेशन देता है। हमें वो ये बताएगा कि अगर डिस्टेंस कम है हम किस पाथ के अलोंग मूव कर रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस हमें पाथ की शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये किस पाथ को हम फॉलो करेंगे उस पाथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिस्टेंस हमेशा जो है, डिस्टेंस ट्रैवल जो होगा दो पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा ये हमेशा या तो ज़्यादा होगा या इक्वल आएगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब ग्रेटर तो हो ही सकता है, देखो ग्रेटर तो हो सकता है, इक्वल कब होगा, डिस्टेंस इज टेकन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट when object is moving along a straight line path स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन के अंदर। स्ट्रेट लाइन पाथ में जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो आएंगे वो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ये था हमारा कंसेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ये सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।